गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण से पाठ 12 जिसका नाम है वाच्य पढ़ने जा रहे हैं। आप उस पाठ को मेरे साथ पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए, वाच्य क्रिया का वह रूप होता है जिससे यह ज्ञात होता है या पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से किसकी प्रधानता है, और जिसमें हमें यह पता चलता है कि किसकी प्रधानता है वो क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। अब कुछ उदाहरण दिए हैं, उनको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और देखेंगे। जैसे वह आम खाता है, यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, अब मुझसे चला नहीं जाता। तो पहले उदाहरण में कर्ता वह की प्रधानता है, दूसरे वाक्य में कर्म अंग्रेजी की प्रधानता है और इस बात पर बिल्कुल बल नहीं दिया गया कि कर्ता कौन है। तो वास्तव में इस वाक्य में कर्ता उपस्थित नहीं है। और तीसरे उदाहरण में क्या है? कर्ता की प्रधानता है और न कर्म की प्रधानता है, यहाँ चलने के भाव की प्रधानता है। तो जब चलने के भाव की प्रधानता है तो ये क्या है? जिसमें जो भाव की प्रधानता है वो क्या है? वाच्य हैं। तो कौन सा है? पहला, कृतवाच्य। अब देखते हैं वाच्य के भेद। देखिए, कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता के अनुसार वाच्य के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों? 3 भेद होते हैं, आपके लिखे हुए हैं। कृतवाच्य, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तवाच्य में जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के आधार पर होती है वहाँ क्या होता है? कृतवाच्य होता है। जैसे कृत में तो कर्ता की प्रधानता होती है, तो ये तो सभी जानते हैं। जैसे मोहन गीत गाता है, गीत कौन गा रहा है? मोहन, कर्ता ही तो गा रहा है, काम करने वाला। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, मोहिनी प्रतिदिन शाम को मंदिर जाती है, मंदिर जाने का काम कौन कर रहा है? मोहिनी। तो बच्चों ये क्या है? इसमें मोहिनी, मोहन, पक्षी, ये सब क्या है? कर्ता है। जैसे पहले उदाहरण में मोहन कर्ता है और गाता है क्रिया है। क्रिया तो सब जानते ही हैं। कर्ता मोहन पुल्लिंग एक वचन है तथा क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन है। अब स्पष्ट है कि क्रिया कर्ता के अनुरूप है। दूसरे उदाहरण में कर्ता पक्षी और क्रिया उड़ते हैं, दोनों पुल्लिंग बहुवचन में हैं। यहाँ भी क्रिया कर्ता के अनुरूप है। अब तीसरे उदाहरण में कर्ता मोहिनी है, एक वचन स्त्रीलिंग है, और क्रिया जाती है भी एक वचन स्त्रीलिंग है। यहाँ कर्ता स्त्रीलिंग होने के कारण क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई है। अब स्पष्ट है कि कृतवाच्य में क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुरूप ही होती है। फिर ऊपर कुछ दिए गए उदाहरण हैं। पहले उदाहरण की क्रिया क्या है? सकर्मक है, किंतु दूसरे और तीसरे उदाहरण की क्रिया क्या है? अकर्मक है। जैसे आकाश में उड़ते हैं, आकाश में क्या उड़ते हैं? तो उत्तर नहीं मिल रहा, तो अकर्मक हो गया। फिर प्रतिदिन शाम को जाती है, क्या जाती है? कौन थोड़ी न लगा के पूछते हैं। सकर्मक क्रिया में तो क्या लगा के पूछते हैं? तो ये अकर्मक इसी आधार पर है। अब याद रखने की बात यह है कि जो कृतवाच्य में है वह अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। इसमें कैसी क्रियाओं का बच्चों? अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक जानते हो किसे कहते हैं? जिसमें कर्म कर्ता पर निर्भर करता है, और सकर्मक में जो क्रिया है वो कर्म पर निर्भर करती है। अब वाच्य ही पाठ में हम आगे देखते हैं। कर्मवाच्य, हम क्या पढ़ रहे थे? कृतवाच्य। अब कर्मवाच्य जिस वाक्य में क्रिया कर्म के लिंग वचन के बनने के आधार पर दिया गया है ना आपको। देखिए, कर्म के लिंग और वचन के बनने के आधार पर होती है, वहाँ कर्मवाच्य होता है। जैसे मेरे द्वारा 2 पुस्तकें पढ़ी गईं, यहाँ जूते बेचे जाते हैं, झगड़ा होने पर पुलिस बुलाई गई। अब पहले उदाहरण में पुस्तकें क्या है? कर्म है, और पढ़ी गई क्या होती है? क्रिया है। कर्म बहुवचन स्त्रीलिंग में है और क्रिया भी बहुवचन स्त्रीलिंग में है। तो इससे स्पष्ट होता है बच्चों कि क्रिया क्या होती है? कर्म के अनुरूप होती है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। कर्म क्या है? जूते, और बहुवचन पुल्लिंग में है
और क्रिया बेचे जाते भी बहुवचन पुल्लिंग में है, अतः यहाँ भी क्रिया कर्म के अनुरूप है। अब तीसरे उदाहरण में कर्म पुलिस और क्रिया क्या है, बुलाई गई, दोनों क्या है, एक वचन है और स्त्रीलिंग है। तो यहाँ कर्म के एक वचन स्त्रीलिंग होते ही क्रिया भी एक वचन स्त्रीलिंग हो गई। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुरूप ही होती है। कृतवाच्य में कर्ता के अनुरूप होती है, इसमें कर्म के अनुरूप होती है। अब ऊपर दिए गए तीनों उदाहरणों की क्रिया क्या है, सकर्मक है। एक भी उदाहरण में अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ। और कृतवाच्य में क्या होता है, उसमें अकर्मक सकर्मक दोनों होती है, लेकिन कर्मवाच्य में सिर्फ सकर्मक क्रिया होती है। ये ध्यान रखने योग्य बात है बच्चों। आगे भाववाच्य, जिस वाक्य में क्रिया पर कर्ता अथवा कर्म के लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं होता है, तो वहाँ क्या होता है, भाववाच्य, क्योंकि वहाँ प्रधानता किसकी होती है, भाव की होती है। जैसे मुझसे पढ़ा नहीं जाता, उससे ठंडे पानी से नहीं नहाया जाता, मोहन से उठा नहीं जाता। तो अब इसका विच्छेदन देख लेते हैं, विश्लेषण किस प्रकार होगा। इन उदाहरणों में क्रिया का प्रयोग कर्ता अथवा कर्म के अनुसार नहीं हुआ है। इन वाक्यों में भाव अर्थात क्रिया की प्रधानता है। कैसे प्रधानता है बच्चों, इसे भाववाचक क्रिया भी कहा जा सकता है। ऊपर दिए गए तीनों उदाहरणों में क्या है, अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। देखिए बच्चों, सिर्फ कृतवाच्य है जिसमें अकर्मक सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं आती हैं, किंतु कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होती है और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो ये याद रखने योग्य बात है। तो ये था बच्चों आपका पाठ 12 वाच्य। धन्यवाद। इसे पढ़ेंगे और समझेंगे।